जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भूगोल के बेसिक्स, जिसमें ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस मीन्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय की आवश्यकता हमको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी विषय का अगर आप आवश्यकता अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब कि वह पढ़ना क्यों है, तो आपको वह विषय बहुत ही ज्यादा रुचिकर लगेगा। अगर आपका वाई तगड़ा नहीं है कि क्यों हमको पढ़ना है, तो वह बस रटंतु हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपका वाई तगड़ा होना चाहिए कि हमको क्यों पढ़ना है। ठीक, तो इसको पढ़ने से हमको क्या फायदा है। होता है ना कि भाई हमारे आसपास जो भी चीज दिख रहा है वह किस बिना फायदे के लिए कुछ है नहीं। आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं वह आपके लिए फायदेमंद है। जो आपके पास मेज, कुर्सी, किताब, घर, जितने भी चीज है यह सब आपके फायदे के लिए है, आपकी आवश्यकता के लिए है। तो इससे क्या हमको फायदा है, इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, इसकी यह आवश्यकता है कि आप अगर जियोग्राफी अच्छे तरीके से जानते रहेंगे तो आपको भाई किस क्षेत्र में अच्छे तरीके से निवास करना है, कहाँ की जलवायु अच्छी है, कहाँ पर खेती का पैदावार अच्छा होता है, किस सीजन में कौन सी फसल उग सकती है, किस ग्रह पर जाकर निवास करना आसान होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यह चीज समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यह चीज क्रियोसिटी आती है ना कि भाई हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ है ना। तो आपको जिज्ञासा आने लगती है, उसी जिज्ञासा के आधार पर आगे आपकी जीवन अच्छा तरीका से चलने लगती है। तो हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इससे को जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी आखिर बनी तो बनी कैसी। ठीक है, मतलब कि हमारी जो पृथ्वी की जन्म हुई, सूर्य का जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ, कैसे आखिर हुआ, इसको जानने, यह पहला सीढ़ी है। इसको जानने के बाद ही आप अपने पृथ्वी के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, अब इस विषय की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर यह विषय कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए, जो जियोग्राफी है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और एक है ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ है भू। ठीक, इसका मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी की पर्यायवाची है वही भू है। ठीक है, पृथ्वी की पर्यायवाची कई शब्द है, जैसे कि भू, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, कुल मिलाकर जियोग्राफी ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पैतरा अपनाया जाता है। जैसे कि जियोग्राफी में आपको एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, यह सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। जो हमारी पृथ्वी है, देखिए हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, कई लोग कहते हैं कि लमलोल है, कई लोग कहते हैं कि नाशपाती के जैसी है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि तरबूज के जैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी जो है वह जियोइड शेप की है। पृथ्वी का शेप कैसा है? जियोइड। ठीक है, जो मध्य से थोड़ा सा दबा हुआ है और बीच से थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक, अब कई लोग कह सकते हैं ना कि ऐसा आपने कैसे कह दिया कि ऐसा ही शेप होगा, हम तो कहेंगे कि गोल है, लमलोल है, ऐसा हो सकता है ना। तो आपको ऐसा बता देते हैं कि जैसे आप ऐसे ही समझिए, जब किसी कहीं पे पर्वत है, पहाड़ है, कहीं पे धंसा हुआ रेगिस्तान है, कहीं पे समुद्र है, ऐसे करते हुए अगर बाहर से देखा जाए कहीं पे बुर्ज खलीफा बना हुआ है ना। तो अब ऐसे समझिए, कुल मिलाकर गोल कैसे हो सकता है यह भाई। ठीक है, तो इसीलिए जो यह पृथ्वी का शेप है इसको अलग नाम दे दिया गया, जिसको कहा जाता है जियोइड। ठीक है, और जियोइड में से ही जियो को काट कर बनाया गया है। ठीक है, अब जो यह पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को जब अध्ययन करते हैं तो इसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और जो इसके अंदर के भाग को अध्ययन करते हैं इसको हम कहते हैं जियोलॉजी। ठीक, मतलब कि ऊपर के भाग को अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में कहते हैं खगोल विज्ञान। जियोलॉजी को हम कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। इसके मध्य में उसके परत को भाग को अध्ययन करते हैं तो टोपोग्राफी इसमें आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके आसपास के वातावरण को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पृथ्वी का आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए सूर्य का अध्ययन करना आपको आवश्यक है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि सूर्य न रहे तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव है?
कभी नहीं, पृथ्वी पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता है जब तक सूर्य न रहे। ठीक है, तो इसलिए सूर्य का, चंद्रमा का, मतलब ओवरऑल हमारी जो ब्रह्मांड है शुरुआत कैसे हुई इसका अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। खगोल मतलब क्या होता है? आकाशीय पिंड, मतलब कि पृथ्वी के बाहर जितने भी सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, इन सभी का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह विषय बहुत ही रुचिकर है, मतलब इतना समझ जाइए कि इस विषय में अगर एक बार आप लग गए तो आपको यह छोड़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, या जहां पर सोए हुए हैं, या जहां पर खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहां से कुछ दूरी पर जाकर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी क्या दिखेगी? पृथ्वी दिखेगी। ठीक, पृथ्वी से अब थोड़ा सा भी और दूर जाया जाए तो हमारा सौर मंडल दिखने लगेगा, मतलब हमारे 8 ग्रह सहित हमारे सूर्य भी दिखने लगेंगे। ठीक, अब उससे भी कुछ दूरी पर, मतलब और थोड़ा दूरी पर चला जाए तो हमारी जो, मतलब हमारी आकाश गंगा दिखने लगेगी, जो कुछ इस प्रकार से है। आप लोगों ने मूवीज में कई बार देखा है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा ऐसे दिखने लगेगी। अब हमारी जो आकाश गंगा है वह एक सर्पिलाकार की है, जिसको मिल्की वे नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहीं कहीं पे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने मूवीज में बालवीर देखे हैं, उसमें दिखाता है जब मतलब जूम किया जाता है तो छोटे बच्चे जब थे, हम तो बालवीर बहुत देखे हैं। ठीक है, तो वहां से जब दिखाते हैं, जब पृथ्वी लोक से परी लोक जब दिखाता है तो ऐसा इस प्रकार का कुछ चित्र दिखाता है। ठीक है, तो यही जो है, इसी में हमारा कहीं ब्रह्मांड स्थित है, सॉरी, इसी में हमारा कहीं सौर मंडल स्थित है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सौर मंडल है, ऐसे ही असंख्य सौर मंडल हमारी आकाश गंगा में स्थित हैं। ठीक है, असंख्य सौर मंडल। ठीक है, मतलब इतना कल्पना कर सकते हैं कि हम जहां पे रह रहे हैं, मतलब वहां पर अभी जाना संभव नहीं हो पाया है, बस इसको देखा गया है। एक वैज्ञानिक है, अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन हबल ने इसको अपने दूरदर्शिता से देखा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जितने हमारे सौर मंडल है वह असंख्य सौर मंडल, इसमें माने करोड़ों लाखों की संख्या में सौर मंडल स्थित है। अब ऐसे ही समझिए, जिस प्रकार से यह एक मतलब आकाश गंगा है जिसमें लाखों सौर मंडल हैं, लाखों अरबों सौर मंडल हैं, ऐसे ही लगभग करोड़ों आकाश गंगाएं स्थित है हमारे ब्रह्मांड में। कल्पना कर सकते हैं कि हम किस अवस्था में कितने छोटे हैं। ठीक है, यह जो हमारा यह जो हमारी आकाश गंगा है, इसके साथ साथ अनेक आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। जैसे कि कई आकाश गंगा, यह तो सर्पिलाकार आकाश गंगा है जो हम लोगों का मिल्की वे है। कई आकाश गंगा थोड़ा सा अंडाकार रूप से स्थित है। ठीक है, कई आकाश गंगा बिना कुछ डिजाइन शेप का ही स्थित है। ठीक है, तो हमारी जो ब्रह्मांड है अभी भी एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड करने का मतलब कि यह जो हमारी आकाश गंगाओं की दूरी है वह लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो लगभग यह कहा जाता है कि 13.8 अरब वर्ष पहले, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। तो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, ठीक है, कितना? 13.8 अरब वर्ष शुरुआत हुई। और यह कैसे शुरुआत हुई इसको बताए थे सबसे पहले जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर। इन्होंने बताया कि जो हमारी ब्रह्मांड है वह शुरुआत में बहुत ही छोटे आकार में स्थित थी। ठीक है, अब जैसे ही मतलब इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि यह छोटे से आकार में स्थित थी। जो हमारी ब्रह्मांड है जिसमें हम कह रहे हैं कि जितनी सारे आकाश गंगा है, इतनी सारे सौरमंडल स्थित है, वह बहुत ही छोटे अवस्था में स्थित थी। अब इसमें ऊर्जा की जैसे ही बढ़ोतरी हुई यह तुरंत ही विस्फोट कर गया। इस विस्फोट का नाम दिया जाता है बिग बैंग। क्या नाम दिया जाता है? बिग बैंग, जिसको हिंदी में महाविस्फोट नाम दिया जाता है। ठीक, अब जैसे इसने विस्फोट किया बहुत सारी ऊर्जाएं इसमें से निकलना स्टार्ट हो गई और ऊर्जा निकलकर धूल के कण में वह परिवर्तित होने लगी। और जो धूल के कण है उसमें हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा था। ठीक है,
और जब हाइड्रोजन गैस ज्यादा था तो उनमें फिर से गुरुत्वाकर्षण होने लगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगा। किसमें? हाइड्रोजन का हीलियम में। इससे कई सारे तारे बनने लगी। जो हमारा सूर्य है वह भी एक तारा है। ठीक है, इसको हम आगे भी बताएंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगा। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, इसके नाभिक हीलियम में कन्वर्ट होने लगे, जिसके वजह से क्या बनने लगा? अधिकतर रूप से मतलब तारे बनने लगे। और उसके बाद से फिर से उनमें ग्रेविटेशन आया तारों के बीच में भी, तो एक धीरे धीरे सौर मंडल का निर्माण स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर से अनेक प्रकार की आकाश गंगाओं का निर्माण स्टार्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली बिग बैंग यही था। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? तो यह कोई कह सकता है ना कि भाई यह कैसे पता है कि यह जो अवस्था थी वह छोटे अवस्था में ही थी। ठीक है, यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है तो हमारी जो ब्रह्मांड है वह एक्सपेंड कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। जितनी देर में हम पलक झपका रहे हैं उतनी देर में कई लाख प्रकाश वर्ष तक वह चली गई रहती है। ठीक है, मतलब कि दो आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक दिन ऐसा इसका लिमिटेशन आएगा, उसके बाद से धीरे धीरे यह संकुचित अवस्था में फिर से आने लगेगी। अब सोच सकते हैं कि जो हमारी सौर मंडल है एक छोटे से आकाशगंगा में स्थित है, ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, तो क्या एलियन एग्जिस्ट करते होंगे या नहीं एग्जिस्ट करते होंगे? इस पर एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार किसी ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने यह बड़ा ही सटीकता से उत्तर दिया कि यह वैसे ही है जैसे कि समुद्र के धार में से या समुद्र में से एक चम्मच अगर हम पानी निकाल लें और यह बता पाए कि इस पानी में व्हेल मछली है या नहीं है, इसी प्रकार से यह बता पाना उतना ही कठिन है कि ब्रह्मांड में एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को उतना अच्छा तरीका से खंगाला नहीं गया है। ठीक है, तो अगर आपका भी अगर भविष्य में वैज्ञानिक बनने का मौका मिले, ठीक है, तो ब्रह्मांड की खोज जरूर कीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अभी तत्काल में बहुत लोग वैज्ञानिक के जैसे लगे ही हुए हैं। ठीक है, अच्छा है। तो अब बिग बैंग इसका स्टार्ट हो गया, उसके बाद से मतलब धीरे धीरे हमारी आकाश गंगाएं सौरमंडल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जो हमारी सौरमंडल मतलब ऐसे असंख्य हैं जहां तक हम जानते हैं। देखिए एक बात बता देते हैं आपको, जो भूगोल है वह विज्ञान का ही रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब विज्ञान सम्मत ही विषय है भूगोल, मतलब जो चीज सिद्ध किया जा चुका है उसी को हमको पढ़ना है। ठीक, बिग बैंग सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, अब हमारी सौरमंडल को भी सिद्ध किया जा चुका है, तो हम सौरमंडल को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारी जो सौरमंडल है या तारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि सौरमंडल में जो हमारी सूर्य है वह एक तारा है। ठीक है, उसका निर्माण अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए हमारे सौरमंडल में हमारे सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो असंख्य तारे जो हम अगर गर्मी में अगर छत पे हम सोते होंगे या आप सोते होंगे तो देखते होंगे कि असंख्य तारे दिखते होंगे हमारे आकाश में। तो वह तारे ऐसे नहीं है कि वह चमकीला है, बहुत ही शीतलता प्रदान करता होगा, ऐसे नहीं है। जो मतलब सूर्य से भी बहुत दूरी पर है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य से अगर दूरी पर दिखाई देने वाला जो तारा है वह भी हमको छोटे आकार में दिखाई देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि यह हमारा स्टार है। कुछ इस प्रकार से बनाने लगते हैं लोग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि यह जो तारे हैं कुछ इस प्रकार से नहीं है, तारे अधिकांश गोलीय अवस्था में ही है। ठीक है, हमको हमारी आंख पर अपवर्तन जब होता है तब हमको ऐसा दिखाई देने लगता है। ठीक, तो हमारी देखते हैं कि हमारे सूर्य का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य जैसे जितने भी इस ब्रह्मांड में तारे हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए सबसे पहली बात बताई गई है कि जो ब्रह्मांड में जो धूल है वह एक ऐसे इस प्रकार से कुछ है धूल के कण जो उड़ते रहते हैं। ठीक है, जब धूल के कणों में जब गुरुत्वाकर्षण बनने लगती है, ठीक है, तब यह एक छोटा सा निर्माण करते हैं जिसको हम लोग निहारिका कहते हैं। जब थोड़ा सा चिपकने लगते हैं तब निहारिका नाम दिया जाता है। ठीक, जब धूल के कण आपस में चिपकने लगते हैं तो क्या नाम दिया जाता है? निहारिका। इसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? नेबुला। उसके बाद से ही जब यह बहुत ज्यादा ही इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वह संलयन होने लगता है हीलियम में, तब यह एक तारे का निर्माण
कर देता है। ठीक है, अब यह तारा इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कई लोग गाना गाते होंगे ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जाएंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस का आपको अच्छा तरीका से पुरस्कार मिल जाएगा, तारों का शहर भूल जाएंगे। ठीक है, तो तारों के शहर में जाने वाले इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, तो किसमें किसका संलयन होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में, और यह सबसे पहला तारा बनकर शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि जब तारों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जब मतलब निहारिका से जब आदि तारा जिसको प्रोटोस्टार कहते हैं, जब ऐसा बन जाता है तो उसके बाद से तारों की जीवन काल क्या होती है। ठीक है, अब इसके जीवन काल को देख लेते हैं।